नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल फोर्थ कॉलम न्यूज में। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर मौजूद हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में जागरूकता की नई पहल, देखिए नक्सल प्रभाव वाले इलाकों में बदलती तस्वीर। जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि भाजपा महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल पास कराना चाह रही थी। कांग्रेस महिला आरक्षण के समर्थन में थी और है। राष्ट्रपति भवन में कोरियाई मेहमानों का हुआ स्वागत, राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। बीजापुर के कुंड्रोजी में ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ, युवाओं में दिखा उत्साह। मोहन भागवत ने कहा, संस्कृत भारत की आत्मा है, इसे सीखना जरूरी। व्हाइट हाउस पोस्ट से बड़ी चिंता, लिखा आज सोमवार है, कोई बहाना नहीं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पिता की हत्या के दोषी बेटी की सजा उम्र कैद से घटाकर 10 साल। अब खबरें विस्तार से। बीजापुर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों में नक्सल प्रभाव कम होने के बाद अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पहले नक्सलियों की चेतना नाट्य मंडलियां सक्रिय रहती थी, वहीं अब उन्हीं क्षेत्रों में वन एवं वन्यजीव संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रासपर्व सांस्कृतिक संस्था द्वारा नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से ग्रामीणों को जंगलों की सुरक्षा, वन्य प्राणियों के संरक्षण और अग्नि सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस अभियान के तहत भोपालपट्टनम, भैरमगढ़, कुटरू, उसूर सहित कई दूरस्थ गांवों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। निर्माता निर्देशक आशुतोष प्रसाद और राकेश यादव के निर्देशन में कलाकारों ने स्थानीय भाषाओं हल्बी, गोंडी, तेलुगु और हिंदी में प्रस्तुतियां दी, जिससे ग्रामीणों तक संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचा। कार्यक्रम में जंगलों में आग न लगाने, महुआ बीनने के दौरान सावधानी रखने और वन्यजीवों के शिकार से बचने की अपील की गई। साथ ही ग्रामीणों को बताया गया कि जंगलों की सुरक्षा पर्यावरण संतुलन और जीवन के लिए कितनी जरूरी है। वन विभाग के मार्गदर्शन में चल रहे इस अभियान ने ग्रामीणों में नई जागरूकता पैदा की है और वर्षों बाद इन इलाकों में सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों की नई शुरुआत देखने को मिल रही है। जगदलपुर में आयोजित प्रेस वार्ता में शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने भाजपा पर महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 पहले ही संसद से पारित होकर कानून बन चुका है, लेकिन भाजपा 131वें संविधान संशोधन के जरिए परिसीमन से जुड़े अन्य विधेयकों को पास कराना चाहती थी। उन्होंने बताया कि इस प्रस्ताव में लोकसभा सीटों को बढ़ाने और 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की बात थी, जिस पर कई राज्यों को आपत्ति थी। कांग्रेस का कहना है कि यदि सरकार चाहती तो मौजूदा सीटों में ही 33% महिला आरक्षण लागू कर सकती थी। मौर्य ने कहा कि पंचायतों और नगरीय निकायों में महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस सरकारों की देन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की मंशा महिला आरक्षण नहीं बल्कि राजनीतिक लाभ के लिए परिसीमन करना था। प्रेस वार्ता में लता निषाद, कोमल सेना सहित कई कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा की गई है। दोनों देशों ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों को जोड़ने पर सहमति जताई है, जिसके बाद भारतीय और कोरियाई नागरिक एक दूसरे देश में QR कोड के जरिए आसान भुगतान कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्यूंग की बैठक में आई सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके लिए इंडिया कोरिया डिजिटल ब्रिज की शुरुआत की गई है। दोनों देशों ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $50 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही नए निवेश, फाइनेंशियल सहयोग और औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। राष्ट्रपति ली ने भारत को वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी को भविष्य के लिए बेहद अहम बताया। बीजापुर के ग्राम पंचायत कुंड्रोजी में चंद्री बुढ़ी माता क्रिकेट क्लब द्वारा आयोजित ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता सीजन 04 सत्र 2026 का शुभारंभ धोला डोंगरी क्रिकेट ग्राउंड में हुआ। उद्घाटन अवसर पर अतिथियों ने ट्रॉफियों का अनावरण कर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और मैच की शुरुआत कराई। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष चिन्नाराम तेलाम, जगत बघेल, पवन नाग, संतोष पुजारी, महेश जायसवाल, सरपंच लालू कतलाम और उप सरपंच रामदयाल नाग सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 30,000 रुपये महेश गागला तथा द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये दसवीं कोरसा द्वारा प्रदत्त हैं। इसके अलावा विभिन्न श्रेणियों में भी आकर्षक पुरस्कार रखे गए हैं। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में खेल के प्रति रुचि बढ़ाना और उनके मनोबल को प्रोत्साहित करना है। आयोजकों ने अधिक से अधिक लोगों से प्रतियोगिता में शामिल होने की अपील की। मोहन भागवत ने संस्कृत भाषा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह भारत की आत्मा और सभ्यतागत निरंतरता का आधार है। वो दिल्ली में संस्कृत भारती के केंद्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन विचारधारा, जीवन शैली और सांस्कृतिक परंपरा की वाहक है, जो आज भी जीवंत है। भागवत ने बताया कि छात्रों में संस्कृत को कठिन भाषा मानने की धारणा बनी हुई है, जबकि वास्तव में इसे सीखने का सबसे सरल तरीका नियमित बोलचाल और अभ्यास है। उन्होंने कहा कि भाषा को समझने के लिए उसे सुनना और बोलना सबसे प्रभावी तरीका है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत केवल भौगोलिक या राजनीतिक इकाई नहीं, बल्कि एक जीवंत परंपरा है, जिसकी जड़ें संस्कृत भाषा से जुड़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम मामले में फैसला सुनाते हुए पिता को पिकअप वाहन से कुचलकर मारने वाले बेटे की सजा में राहत दी है। अदालत ने दोषी को दी गई उम्रकैद की सजा को कम करते हुए अब 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया है।
यह फैसला चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने सुनाया। अदालत ने मामले के सभी तथ्यों, परिस्थितियों और साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद यह निर्णय लिया। मामले में पहले निचली अदालत ने आरोपी बेटे को अपने पिता की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि हाईकोर्ट में अपील के दौरान बचाव पक्ष की दलीलों और घटनाक्रम के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते हुए सजा में संशोधन किया गया। इस फैसले को कानूनी विशेषज्ञ एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देख रहे हैं, जहां अदालत ने सजा तय करते समय परिस्थितियों और इरादे, इंटेंट जैसे पहलुओं को भी महत्व दिया। निष्कर्ष, हाईकोर्ट का ये निर्णय न्यायिक विवेक और मामले की गंभीरता के बीच संतुलन का उदाहरण माना जा रहा है, जो भविष्य में इसी तरह के मामलों में मार्गदर्शक साबित हो सकता है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रविवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां शिवनाथ नदी में नहाने गए 5 दोस्तों में से 2 की डूबने से मौत हो गई, जबकि 3 अन्य किसी तरह बच निकले। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित छातागढ़ पिकनिक स्पॉट की है। जानकारी के अनुसार 5 दोस्त नदी में नहाने उतरे थे, लेकिन किसी को तैरना नहीं आता था। इसी दौरान मोहम्मद फैजल 21 और मोहम्मद ईशान 13 अनजाने में गहरे पानी में चले गए, जहां नदी की गहराई करीब 10 से 12 फीट बताई जा रही है। सूचना मिलते ही स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) की टीम मौके पर पहुंची और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। काफी प्रयास के बाद दोनों के शव रात करीब 8 बजे बाहर निकाले गए। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सभी युवक कैलाश नगर के निवासी थे और पिकनिक मनाने पहुंचे थे। हादसे के बाद परिजनों में मातम पसरा है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिला में स्थित वेदांता प्लांट में हुए भीषण हादसे ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक घटना में अब तक कुल 24 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 36 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए थे। इनमें से 12 घायलों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। प्रारंभिक जांच में इस हादसे के पीछे गंभीर लापरवाही के संकेत मिले हैं। इसी के आधार पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कंपनी प्रबंधन पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। मामले में अनिल अग्रवाल समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए जाने की बात सामने आ रही है। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल ने मौके पर राहत कार्य तेजी से चलाया, लेकिन हादसे की भयावहता इतनी ज्यादा थी कि कई मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है, वहीं मजदूरों के परिवारों में गहरा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सरकार ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा भी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में एक और जहां भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है, वहीं मौसम में अचानक बदलाव के संकेत भी मिलने लगे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में अगले 2 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। कई जगहों पर गरज चमक, बिजली गिरने और हल्की बारिश की संभावना है। हालांकि इसके बावजूद तापमान में खास गिरावट नहीं आएगी और गर्मी का असर बरकरार रहेगा। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान राजनांदगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अंबिकापुर में न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री रहा। राजधानी रायपुर में भी अधिकतम तापमान करीब 44 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है, जहां दिन के साथ रातें भी गर्म रहने की स्थिति बन रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर प्रदेश से ओडिशा तक सक्रिय ट्रफ लाइन के कारण प्रदेश में यह मिला जुला मौसम देखने को मिल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे ऐसी ही तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें, तो अभी हमारे चैनल फोर्थ कॉलम न्यूज को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें।